So the magnetron is a high powered vacuum tube that generates microwave using interaction of stream of electron with magnetic field. जो इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की बीम, इलेक्ट्रॉन के बंचेस, इलेक्ट्रॉन के बंचेस में इलेक्ट्रॉन के बीम और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, यहाँ पे इंटरेक्शन होता है, और उस इंटरेक्शन की वजह से आरएफ फील्ड का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का मतलब माइक्रोवेव का यहाँ पे एम्पलीफिकेशन होता है. इट इज अ हाई पावर ऑसिलेटर है, ये ऑसिलेटर है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को मतलब माइक्रोवेव को जनरेट करता है. कॉमन इन रडार एंड माइक्रोवेव ओवन, रडार में उसका यूज होता है, माइक्रो ओवन में यूज होता है. फिर कैथोड इन सेंटर, एनोड अराउंड द आउटसाइड, इसके स्ट्रक्चर में सेंटर में कैथोड होता है और उस कैथोड के अराउंड में एनोड कैविटीज होती है. स्ट्रॉन्ग डीसी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ट्यूब कॉजेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड टू स्पाइरल एज दे मूव टुवर्ड्स द एनोड. जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं तो वो स्पाइरली, इन स्पाइरल फैशन वो एनोड की तरफ मूव होते हैं. यहाँ पे आप एक बात याद रखो कि कैथोड ये निगेटिव चार्ज होता है और एनोड ये पॉजिटिव चार्ज होता है. करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट्स माइक्रोवेव इन कैविटीज अराउंड द आउटसाइड. ओके, तो यहाँ पे हम ये जो इमेजेस आप देख रहे हैं, दीज आर द इमेजेस ऑफ मैग्नेट्रॉन. ये मैग्नेट्रॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये उसकी एनाटॉमी है. ये आप देख सकते हैं माइक्रोवेव रेडिएशन है, यहाँ से माइक्रो रेडिएशन होता है, यहाँ पे मैग्नेट रहता है. फिर ये आउटपुट एंटेना होता है, एंटेना जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का इलेक्ट्रिकल में कन्वर्शन करता है, उसको एंटेना बोलते हैं. यहाँ पे मैग्नेट होता है इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करने के लिए. फिर यहाँ पे सिरेमिक मटेरियल होता है, यहाँ पे कूलिंग फैंस होते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशंस होता है, इलेक्ट्रॉन बीम का यहाँ पे ऑसिलेशंस होता है और मैग्नेटिक फील्ड से उसका इंटरेक्शन होता है, तब बहुत ज्यादा हीट यहाँ पे जनरेट होती है. तो उस हीट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कूलिंग फैंस होते हैं. और ये जो कॉपर कलर का आपको दिख रहा है, ये कॉपर कलर है और ये कॉपर मेटल की यहाँ पे कैविटीज रहती है. ये ऐसी जो दिखती है आपको, ये कैविटीज है. तो वो एनोड कैविटीज है जो कॉपर की बनी रहती है, वो पॉजिटिव प्लेट है. और ये जो सिल्वर आपको गोल्ड कलर की दिख रही है, दैट इज नथिंग बट कैथोड. ठीक है. सो द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो इंटरेक्शन स्पेस रहता है उसमें से इलेक्ट्रॉन ये स्पाइरल मोशंस करते हैं, मतलब कैथोड से एनोड तक ट्रैवल होते हैं. ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये क्रॉस सेक्शन है उसका. इस डायग्राम में देखा है इलेक्ट्रॉन पाथ इन नॉर्मल ऑपरेशन, और सी डायग्राम में देखा है इलेक्ट्रॉन पाथ एट कट ऑफ. तो जब ये कैथोड इलेक्ट्रॉन इमिट करता है तो वो एनोड की तरफ ऑब्वियसली वो ट्रांसमिट होता है, क्योंकि एनोड पॉजिटिव कैविटी रहती है. तो अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे ट्रांसमिट होता है कैथोड से एनोड तक, तब वो डिफरेंट पाथ में फ्लो होता है. और उसका पाथ हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से पाथ में हमें इलेक्ट्रॉन को घुमाना है या कैथोड से एनोड तक भेजना है. तो एक डायग्राम में आपको दिखाता हूँ. देखो, ये जो है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द मैग्नेट्रॉन. यहाँ पे इंटरेक्शन स्पेस रहती है. अब ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम उसका क्रॉस सेक्शन है, फ्रंट व्यू. ये डिफरेंट कैविटीज, यहाँ पे सब 8 डिफरेंट कैविटीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8. और एक कैविटी से हम आरएफ फीड को आउटपुट ले रहे हैं. ठीक है. और ये कैथोड है, उस कैथोड का जो रेडियस है वो सपोज ए है, स्मॉल ए. और ये जो अंदर की स्पेस है, मतलब कैथोड का सेंटर और ये एनोड कैविटी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बी बोलेंगे. और उसके बीच इंटरेक्शन स्पेस है, ये इंटरेक्शन स्पेस मतलब उसके अंदर ये कैथोड से एनोड तक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल होंगे. ओके. सो कॉपर एनोड ब्लॉक एट पोटेंशियल V0, ये कॉपर का एनोड ब्लॉक है. तो यहाँ पे देख सकते हो, देखो अब ये इलेक्ट्रॉन से, ये डायग्राम से आपको अच्छी से समझ में आएगा कि ये कैथोड है, कैथोड के अंदर हीटिंग फिलामेंट है. हीटिंग फिलामेंट को हम डीसी सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई की वजह से वो हीटिंग फिलामेंट हीट होंगी. हीट होने के बाद वो हीट वो कैथोड प्लेट जो ड्रम है कैथोड का, वो क्या करेंगे, उस हीट को एब्जॉर्व करेगा. और हीट को एब्जॉर्व करने के बाद
cathode will get a maximum heat from this heating filament and it will emit the electrons. तो कैथोड के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे और ये जो यहाँ पे कैविटीज दिख रही है आपको, ये एनोड कैविटीज है जो पॉजिटिव, जो पॉजिटिवली चार्ज है, ये एनोड ब्लॉक है। ये आपको दिख रही है शेडेड पोर्शन में आउटसाइड, ये एनोड ब्लॉक है। और ये जो सर्कल दिख रहा है बीच में, दैट इज कैथोड। कैथोड निगेटिव, एनोड पॉजिटिव है। और बीच में जो स्पेस है उसको इंटरेक्शन स्पेस बोलते हैं, क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का और इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन होता है। तो जब कैथोड इलेक्ट्रॉन को इमिट करेंगे तो आप यहाँ पे ए इलेक्ट्रॉन देख सकते हो। सपोज ये ए इलेक्ट्रॉन है, ये ए इलेक्ट्रॉन अगर सपोज हम ये इंटरेक्शन स्पेस में अब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सपोज नो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इन दिस इंटरेक्शन स्पेस, तो ये इलेक्ट्रॉन पे कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। तो उसके वजह से क्या होगा, कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है वो डायरेक्टली कहा जाएगा एनोड की तरफ जाएगा और वो एनोड पे कलेक्ट होगा। सो कैथोड से इमिट हुआ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली एनोड पे इमिट होगा, उस पर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। सो दैट इलेक्ट्रॉन विल नॉट डेविएट फ्रॉम इट्स नॉर्मल path and it will directly collected at the anode block. Okay, अब सपोज हमने क्या किया, सर्कुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट किया। ऐसी सर्कुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने इसमें जनरेट किया तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो सर्कुलेटरी मैग्नेटिक फील्ड का उस इलेक्ट्रॉन बीम पे फोर्स एक्सर्ट होगा और फोर्स एक्सर्शन के बाद वो इलेक्ट्रॉन का पाथ थोड़ा बेंट होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन आप देखो, ये सपोज बी इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे, तो अगर हमने थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड दिया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से पास होकर डायरेक्टली एनोड ब्लॉक पे या क्या कैविटी पे नहीं जाएगा, वो क्या होगा उस एनोड कैविटी पे ऐसा कर्व पाथ पे जाएगा और एनोड कैविटी पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। और उसने वो जब तक उस इंटरेक्शन स्पेस में था तब तक वो उसकी एनर्जी क्या करेगा, उस इंटरेक्शन स्पेस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उस फील्ड को वो उसकी एनर्जी ट्रांसफर करते जाएगा। ठीक है, तो कितनी एनर्जी, कितना एम्प्लीफिकेशन सिग्नल का होगा वो डिपेंड करता है कि ये इलेक्ट्रॉन कितनी देर तक इस इंटरेक्शन स्पेस में रहता है। अब यहाँ पे ए इलेक्ट्रॉन बहुत कम समय इंटरेक्शन स्पेस में रह रहा है, तो ऐसे समय पे बहुत ही कम एम्प्लीफिकेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे वो कम एनर्जी ट्रांसफर करेगा इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को। और जब ये बात आप देखो, यहाँ पे ज्यादा देर वो इंटरेक्शन स्पेस में रह रहा है तो ज्यादा एनर्जी वो ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को। और सपोज अब थर्ड केस में हमने फिर से क्या किया, हमने फिर से सर्कुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई, तो इलेक्ट्रॉन की बीम फिर से बेंट हुई और बेंट होके वो उस एनोड कैविटी पे, जस्ट एनोड कैविटी पे कलेक्ट होने से पहले वापस आएंगी और फिर से क्या होंगी, वो सपोज एनोड कैथोड कैविटी पे वापस आएंगी और फिर से, या अब ये कैथोड कैविटी निगेटिव होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट नहीं करेंगे, वो फिर से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगी। ओके, तो इस केस में मैक्सिमम समय ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इमिट हुआ है कैथोड से, वो मैक्सिमम समय तक उस इंटरेक्शन फील्ड में प्रेजेंट है, तो वो ज्यादा एनर्जी उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ट्रांसफर करेगा और एम्प्लीफिकेशन ज्यादा होगा। ठीक है, पर कहीं ना कहीं हमें वो इलेक्ट्रॉन उस एनोड पे कलेक्ट करवाना होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन कैथोड पे एनोड पे कलेक्ट नहीं हुआ तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करते जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर हो गई तो डिवाइस में डैमेज, यहाँ पे इतनी हीट जनरेट होगी कि वो डिवाइस ही पूरा जल जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो ये जो थर्ड कंडीशन है डी, अब ये डी कंडीशन, ये सी पाथ था, अब ये डी कंडीशन देखो आप, हमने इतनी सर्कुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट किया कि वो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट बेंट हुआ और वो एनोड के पास गए ही नहीं, वो डायरेक्टली यहाँ से बेंट हो गया, फिर से वो कैथोड पे आ गया, कैथोड निगेटिव होने के कारण उसने उस निगेटिव इलेक्ट्रॉन को फिर से रिपेल किया, और फिर से एनोड कैथोड पे आ गया, फिर से ऐसा ऐसा वो क्या होगा, उस पाथ फॉलो करेगा। तो वहाँ क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हीट जनरेट होंगी और हीट के कारण वो डिवाइस डैमेज भी हो सकता है। तो हमारा एक ही गोल है कि मैक्सिमम टाइम, अगर हमें ज्यादा एम्प्लीफिकेशन करना है तो मैक्सिमम टाइम ये कैथोड से इमिट हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम टाइम उस इंटरेक्शन स्पेस में रहे, और मैक्सिमम टाइम इंटरेक्शन स्पेस में रहने के बाद वो एनोड पे कलेक्ट हो, तब जाके हमारा मैक्सिमम एम्प्लीफिकेशन होगा। ठीक है, सो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ दिस
मैग्नेट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट ये कैविटीज है, ये ऐसी कैविटी है, और ये बीच में कैथोड है, और ये इंटरेक्शन स्पेस है। तो यहाँ पे एक सर्कुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हम दे रहे हैं। तो ये सर्कुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब सपोज यहाँ पे ए इलेक्ट्रॉन देखो, ये इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम स्पेस, मैक्सिमम टाइम ये उस इंटरेक्शन स्पेस में रह रहा है, और फिर एनोड पे कलेक्ट हो गया। जब इलेक्ट्रॉन एनोड पे कलेक्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी एनर्जी जीरो हो जाएंगी। तो तब तक उसने जो एनर्जी गेन किया था वो उस इंटरेक्शन स्पेस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसको वो क्या करेगा, वो एनर्जी ट्रांसफर करते जाएगा। ओके, तो वो मैक्सिमम एनर्जी तभी ट्रांसफर कर पाएगा जब वो मैक्सिमम समय, ज्यादा से ज्यादा टाइम वो इंटरेक्शन स्पेस में रहेगा। ओके, मतलब उसका पाथ जो है वो लंबा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तब वो ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, तब ज्यादा एम्पलीफिकेशन होगा। अब ये दूसरे इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से यहाँ तक गया और फिर कैथोड पे आ गया, ठीक है। और ये जो बी इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, अब हमने यहाँ पे अगर सपोज सर्कुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा दिया तो यहाँ पे ही ऐसे ऑसिलेशंस करेगा, और ऐसे ऑसिलेशंस अगर हो रहे हैं तो ये स्टेट हमें अवॉइड करनी है। क्यों अवॉइड करनी है, क्योंकि निगेटिव से मतलब कैथोड से इमिट हुआ इलेक्ट्रॉन फिर से कैथोड पे आ रहा है, फिर से वहां से रिपेल हो रहा है, फिर से कैथोड पे आ रहा है, फिर से यहाँ से इमिट हो रहा है, फिर से कैथोड पे आ रहा है। तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा 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 एनर्जी गेन करते जा रहा है, और वो इतनी एनर्जी गेन करेगा कि कहीं ना कहीं तो हमें उसकी एनर्जी जीरो करना है, क्योंकि एनर्जी अगर बढ़ती ही गई तो डिवाइस की कैपेबिलिटी नहीं उस एनर्जी को सस्टेन कर सके, इसलिए हमारा डिवाइस जल सकता है, डैमेज हो सकता है। इसीलिए हमें डिवाइस की जितनी कैपेबिलिटी है उतना ही एनर्जी वहां पे जनरेट करना है, ठीक है। इसलिए जो कैथोड से इमिट हुआ इलेक्ट्रॉन है वो कुछ समय के बाद, वो समय बहुत नैनो सेकंड में या माइक्रो सेकंड में रहता है, वो एनोड पे कलेक्ट होना ही चाहिए। अगर वो एनोड पे कलेक्ट नहीं हुआ तो फिर वो बहुत ज्यादा एनर्जी गेन करेगा, और वो एनर्जी ट्रांसफर करते जाएगा, और हीट जनरेट होंगी, और हीट के कारण वो डिवाइस हमारा जल सकता है। तो माइक्रोवेव ओवन में भी यही कॉन्सेप्ट यूज होती है। माइक्रोवेव ओवन में जो हम कोई भी चीज हीट करते हैं, बहुत ही जल्दी हीट हम क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं माइक्रो ओवन में, तो माइक्रो ओवन में भी ये मैग्नेट्रॉन ही यूज होता है। सो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ दिस मैग्नेट्रॉन। तो मैग्नेट्रॉन के कुछ पैरामीटर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसका 250 किलोवाट पावर आउटपुट है, ये 10 मेगावाट पावर आउटपुट है, फिर 8 किलोवाट है, 95 गीगाहर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी उसकी 500 मेगाहर्ट्ज टू 12 गीगाहर्ट्ज तक आती है, फिर इफिशियंसी भी उसकी 40 to 70% तक है। उसके एप्लीकेशंस भी है बहुत सारे। इट इज यूज इन पल्स रडार फॉर पल्स वर्क, रडार में यूज होता है। वोल्टेज ट्यूनेबल मैग्नेट्रॉन आर यूज इन स्वीप ऑसिलेटर इन टेलीमेट्री एंड मिसाइल एप्लीकेशंस। टेलीमेट्री एंड मिसाइल एप्लीकेशन, टेलीमेट्री जो हमारे सैटेलाइट में यूज होता है। उसके बाद फिक्स फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअस वेव मैग्नेट्रॉन आर यूज फॉर इंडस्ट्रियल हीटिंग एंड माइक्रोवेव ओवन। तो माइक्रोवेव ओवन और इंडस्ट्रियल हीटिंग में भी उसका यूज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेट्रॉन। ओके।